Good morning, students. We have come with rotation part 6, and in this session we are going to discuss Newton's law of rotation. आप जानते हैं जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma इक्वेशन को बोलते हैं या फिर उससे ही हम रिलेटेड प्रॉब्लम को करते हैं। उसी तरह रोटेशनल डायनेमिक्स के लिए एक इक्वेशन आता है वो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इस इक्वेशन को ही हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब हम इस इक्वेशन को आप समझ गए कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होगा। मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ द बॉडी। इट इज नॉट ओनली फोर्स बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन एंड फोर्स and its distance from axis of rotation affects the rotational acceleration, and that quantity which depends upon force and its distance from axis of rotation called torque. तो टॉर्क मोमेंट ऑफ टॉर्क जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू टॉर्क बाई आई, तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क बाई आई होने से क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा को रेसिस्ट कर रहा है, टॉर्क उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम रोटेशनल डायनेमिक्स में ये प्रॉब्लम को करेंगे, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जब एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो हम एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। एंगुलर स्पीड निकालने के बाद भी रिलेटेड चीजें कैलकुलेट होती है। तो इस इक्वेशन को टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा को ही हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन। अब इसकी डेरिवेशन भी थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रिंग है और रिंग रोटेट कर रहा है, ये एंगुलर ये ओमेगा से और अल्फा से, एंगुलर स्पीड इसका अल्फा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इसमें दो एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, एक ए सेंटर की ओर है और एक ए टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इनटू इस दूरी r के इक्वल होगा और सो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू m इंटू अल्फा इंटू आर के इक्वल हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो स्टूडेंट्स, F centripetal we have m omega square into r. As you see, this centripetal force cuts the axis of rotation, so will not form any torque, and only F tangential form torque about axis of rotation. The value of torque about axis of rotation due to F tangential acting on the particle 1 या particle IF. This is the IF particle at distance RI. So you can write here MI RI. Okay, तो F tangential MI अल्फा RI, F tangential हो गया। और इसमें अगर हम इस डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। सो टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स ऑन IF पार्टिकल विल बी इक्वल टू MI RI alpha into RI. This is force and that is the perpendicular distance. So TI equal to mean contribution of force acting on IF particle in formation of torque will be equal to MI RI square into alpha. So net torque के लिए each and every particle पर जो torque होगा वो clockwise sense में ही होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो torque होगा, सॉरी एंटी क्लॉक में होगा। R इधर है और F ऐसे है तो R क्रॉस F करेंगे तो अप साइड होगा, मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस पार्टिकल पर भी R इधर होगा एंड टेंजेंशियल फोर्स जो होगा इधर होगा, तो R क्रॉस F करेंगे तो अप साइड जाएगा। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल पर जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क of that tangential force acting on each particle of the system will be in anti-clockwise sense. So नेट टॉर्क के लिए अल्फा कॉमन बनेगा एंड हमें एम आई आर आई का स्क्वायर का समेशन आई इक्वल टू 1 अप टू आई इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड दैट सिस्टम। तो सो टॉर्क हो जाएगा अल्फा एंड ये m1 r1 स्क्वायर है। यहाँ आई की जगह पर 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए और समेशन कर लीजिए, यही इसका मीनिंग होता है। आप चाहें तो यहाँ फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 r1 फिर यहाँ r1, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। फिर दूसरी पार्टिकल को पिक कीजिए, m2 r2 स्क्वायर अल्फा कीजिए, m3 r3 स्क्वायर अल्फा कीजिए और सभी को सम कर दीजिएगा तो भी आप इस
फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ये अनकंफर्ट लगेगा तो मैं 1 2 भी लेकर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। मीन हम इसको लिख सकते हैं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। और हमें पता है कि ये चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो सो वी हैव टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो इस तरह से कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा के बराबर होगा। हम लोग इस फार्मूला को एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये मान लो कोई बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल लेते हैं। सपोज इसको m1 इसकी मास है और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी r1 into ओमेगा, सिंस इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी डिस्टेंस r1 हो जाएगी। अब r1 है और वेलोसिटी r1 v1 है। अब हम इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं, तो वी हैव k1 इक्वल टू हाफ एंड इसकी मास m1 और वेलोसिटी r1 ओमेगा का स्क्वायर, तो सो वी हैव हाफ m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा। इस तरह से दूसरी पार्टिकल को लेंगे तो हमें मिलेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड पार्टिकल को लेंगे तो m3 हाफ m3 r3 स्क्वायर इनटू ओमेगा। और इस तरह से सारे को हम ऐड करेंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन मिलेगा, तो हाफ ओमेगा कॉमन बनेगा एंड वी हैव r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस प्लस करके, तो सो फाइनली we have kinetic energy due to rotation half I into omega square. I is moment of inertia of the body about the axis about which body is going to be rotate। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसकी एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। स्टूडेंट्स मान लो ये ओरिजिन है और यहाँ पर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से m मास की पार्टिकल ट्रेवल कर रही है और हमें इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि ये मान लो O है और ये पॉइंट का नाम P है, ये वेक्टर OP है जिसको आप R लिखिए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट P मूविंग विथ वेलोसिटी वेक्टर v अबाउट O इज डिफाइंड एज L इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है R क्रॉस mv। और अगर R मीन OP, यू कैन राइट वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर OP क्रॉस v क्रॉस mv उसका लीनियर मोमेंटम होगा और OP पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जहां पर पार्टिकल सिचुएटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो सो ये होगा। इसके बाद एज यू सी ये r वेक्टर और mv वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू mv r sin थीटा। बट एज यू सी ऑन द बोर्ड दिस डिस्टेंस d परपेंडिकुलर इक्वल टू r sin थीटा। तो so we can write L equal to mv and d perpendicular like torque। जैसे जब हम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, फोर्स वाली लाइन को प्रोजेक्ट करके और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे उसको आर्म ऑफ फोर्स बोलते थे। इसको हम लोग बोलेंगे आर्म ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो लिनियर मोमेंटम को जब हम आर्म ऑफ लिनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव एंगुलर मोमेंटम। क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है ऐसे मूव कर रही है और आपको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो कभी कभी ये आपको डिस्टेंस दिया रहता है, r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल दिया रहता है, तो सिंपली mv r sin थीटा लगा देंगे। कभी कभी डायरेक्ट यही डिस्टेंस डिस्प्ले किया रहता है, तो यू शुड नो दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r sin थीटा, मतलब mv into d परपेंडिकुलर ये लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक पार्टिकल जा रही है और ये वाली दूरी दिखा दिया है O से, बोला है ये 2 मीटर है, मास पार्टिकल की 2 kg है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है और आपको O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम दिखाना है। ये r थीटा उटा नहीं दिया है,
तो हमें पता है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ एम भी और यही आर साइन थीटा की वैल्यू है, तो वी हैव एम भी डी परपेंडिकुलर हमें लगाना चाहिए। ये एल का जो मैग्नीट्यूड होगा एम भी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 into 4 एंड डी परपेंडिकुलर इज 2, तो 16 और केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड हो जाएगा। ये एल का वैल्यू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड एंड अगेन इस मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि हमें पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पर जिस पॉइंट पर पार्टिकल है इसकी कोऑर्डिनेट 2 3 4 दिया है और ओरिजिन कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए 1 2 3 है और मास 2 kg है एंड वेलोसिटी कुछ ऐसे आई जे के फॉर्म में दिया है, जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। तो इस केस में हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, पहले आर निकालना होगा। आर ओपी होता है, ये ओ है ये पी है, मतलब पी वाले कोऑर्डिनेट से ओ वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेंगे तो वी हैव आर इक्वल टू 2 - 1, तो 1 आई कैप हो गया 3 - 2, तो अगेन जे कैप हो गया 4 - 3, तो अगेन ये के कैप हो गया। तो सो इस तरह से हम लोग आर निकाल लिए एंड आफ्टर देन वेक्टर ए इक्वल टू आर क्रॉस एम भी मीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस एम की वैल्यू 2 है एंड वी गिवन है, तो 2 एंड यहाँ पर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 4 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करा करके हम इस पार्टिकल का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी केसेज में आर का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम रहता है और थीटा, जैसे ये आपको कभी कभी ऐसे थीटा दिखा दिया, ये बोला 10 मीटर है, ओ है ये पॉइंट पी है, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे जा रही है कुछ ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से 2 kg की पार्टिकल जा रही है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड मोमेंट ऑफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो सिंपली यू हैव टू अप्लाई फार्मूला एम वी आर साइन थीटा, ये थीटा मान लो 150 डिग्री दिया है, तो आर ये वेक्टर एम बी ये वेक्टर, ये थीटा हमें यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज हमें थीटा की जगह पर 30 डिग्री लेना होगा। सो एल की वैल्यू एम वी आर इंटू साइन थीटा से हमें निकालनी होगी, एम 2 है एंड वी 4 है एंड आर 10 है एंड साइन यहाँ we have to write sin 30 degree, so L will be equal to 2 into 4 into 10 and at the place of sin 30 degree you should write 1/2, 2 से 2 cancel, so you get 40 and kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे निकालना है, तो ये सारे फॉर्मूला है, इसको कैसे अप्लाई करना है आप समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात आती है कि मान लो कोई पार्टिकल ऐसे इस स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पार्टिकल चल रही है तो किसी भी टाइम पर किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मीन कांस्टेंट रहेगा। क्यों ऐसा होगा आप देखिए, जैसे मान लो ये पार्टिकल P1 पॉइंट पर सिचुएटेड है और कभी इस पॉइंट P2 पर चली जाती है, ओके, और ये m वेक्टर भी है, तो r चेंज कर रहा है, थीटा भी साथ में चेंज कर रहा है, बट हम इस लॉजिक का यूज कर सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें क्या करना है, mv को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली दूरी टाइम टू टाइम चेंज कर ही नहीं रही है, ये दूरी तो फिक्स है, तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम o के अबाउट कंजर्व रहेगा मीन इक्वल रहेगा एट ऑल टाइम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये r1 है तो ये θ1 है, ये r2 है तो फिर एंगल θ2 हो जाएगा। अब ये θ1 होगा, हमें क्या अप्लाई करना है, mv r1 sin θ1, but you see that r1 sin θ1 equal to this distance d, and when particle is at point P2 then you have to write mv r2 sin θ2, but this time r2 sin θ2 again equal to d, तो सो यहाँ भी mvd and इस वाले केस में भी we find mvd, so we see that either particle is situated at P1 or P2, our answer will be mvd। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैरायटी में ही सबसे पहले पूछा था, बट उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर, एक्चुअली जो आईटी पूछा था उसमें इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दे दिया था, बट
किसी भी लाइन के पर अगर कोई पार्टिकल चल रही है, इंक्लाइंड भी लाइन होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका चेंज नहीं करेगा, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है, वेलोसिटी सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट किसी भी टाइम पर कंजर्व रहेगा। जैसे कि एक दूसरी लाइन लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए पार्टिकल इस वाली लाइन पर मूव कर रहा है, तो भी हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करना है mv into d परपेंडिकुलर में। तो इधर पार्टिकल इज सिचुएटेड एट p1 और इट गोज टू p2 इन ऑल केसेस here θ1 r1 and this time angle becomes θ2 but radius vector become r2. So we see that this angle is θ1, this angle is θ2. We see that r1 sin θ1 is d, r2 sin θ2 is again d. So angular momentum of the particle moving on this straight line with constant velocity will be conserved not only about origin as you see on the board but all point existing in the space. तो आपको याद रखना चाहिए इस चीज को, ये ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है, सी में ये क्वेश्चन दिया भी है, वेक्टर चैप्टर में भी दिया है और वेक्टर चैप्टर में ही एक्चुअली दिया हुआ है। तो इस तरह से किसी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं। अब अगर सिस्टम हो, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना होगा तो हम सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को सम करके और नेट एंगुलर मोमेंटम निकाल देते हैं। जैसे बहुत सारे पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि इस ओरिजिन इस O के अबाउट निकालना है, एक पार्टिकल इधर से आ रही है, एक पार्टिकल यहां से जा रही है, ये mv0 है इसका मोमेंटम, इसका 2 mv0 है, ये d है डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज 2d परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो इस लाइन को बढ़ाइए, यहां से ये जो दूरी 2d दिख रही है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, बट इस टाइम एंगुलर मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शंस में हो रहा है। देखिए ये r इधर जा रहा है, mv इधर, r क्रॉस mv करेंगे डाउन द प्लेन होगा, ये mv इधर है, r इधर है, ये अप द प्लेन होगा। तो ये मोमेंटम अप द प्लेन है और इस मोमेंटम का डायरेक्शन O के अबाउट डाउन द प्लेन है। तो सो एंगुलर मोमेंटम इस दो पार्टिकल के सिस्टम का आप लिखना चाहेंगे, मान लीजिए इस पार्टिकल का नेमिंग A कीजिए और इसका B कीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ A अबाउट O will be 2mv0 into d but up the plane, so you can write here unit vector k cap. Now angular momentum of B about O, so I think you should write mv0 into 2d and again minus k cap. So net angular momentum, since angular momentum is vector quantity, तो L net आप निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, मींस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम उस गिवन पॉइंट के अबाउट निकालेंगे और सभी का वेक्टर ऐड करने पर हमें नेट एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। नाउ आवर टाइप टॉपिक्स इज टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। किसी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो यू सी द एक्सप्रेशन विल बी आई ओमेगा। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, यहाँ पर एक पार्टिकल है r1 पार्टिकल m1 मास की, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सो वेलोसिटी v1 ओमेगा r1 होगा एंड एंगुलर मोमेंटम ये m1 एंड v1 की वैल्यू हो जाएगा m1 ओमेगा r1 एंड वी हैव टू राइट एंगुलर मोमेंटम, सो वी शुड मल्टीप्लाई विद r1। तो सो L1 मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 ऑफ दिस डिस्क will be equal to m1 omega r1 into d perpendicular r1, mean m1 r1 square omega, this is L1। similarly for particle 2, यहाँ पर मान लो 2 है तो वेलोसिटी हो जाएगा v2 equal to omega r2 and this distance r2। तो सो यहाँ पर जो मोमेंटम लिखोगे ये लिखेंगे हम लोग m2 into v2 mean m2 into omega r2। तो so we should write here m2 omega r2 into r2 and we will find m2 r2 square into omega। This way we hope that L1 will be equal to m1 r1 square omega, L2 will be equal to m2 r2 square omega, L3 will be equal to m3 r3 square omega। This way our direction of all angular momentum will be same, will be in this case will be
आउट ऑफ प्लेन, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप r इधर है m भी इधर है, तो r क्रॉस m भी ऑफ द प्लेन, यहाँ r है m भी इधर है ऑफ द प्लेन, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल विल हैव angular momentum in same direction, so we can add it like a scalar that L net अगर हम निकालेंगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा एंड m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर ऐसा एक सीरीज बनेगा एंड you know this term will be equal to I, so L net of rotating body equal to I into ओमेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने किसी रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो होगा के रोटेशन की वजह से बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, द फार्मूला विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड जो एल रोटेशनल बॉडी का जो बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी जो एल मीन एंगुलर मोमेंटम शुड बी गिवन एज आई ओमेगा। आई वो एक्सिस होगा जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है एंड वी हैव न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन दैट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो अब हम ये तीन फार्मूला के थ्रू अपने रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो पार्ट 7 लेकर मैं आऊंगा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।